नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बीआरडी साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज हम एक नए टॉपिक मानव जनन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक वाइज प्रश्नों की इस श्रृंखला की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, मानव जनन तंत्र से संबंधित पिछली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको एक साथ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, तो आप बने रहना वीडियो के अंत तक और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों कि क्लास कैसी है और प्रश्नों का स्तर कैसा है। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वृषण किस सुविधा के लिए उदर गुहा के बाहर मौजूद होता है? दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आपके लिए एकदम अति महत्वपूर्ण छांट कर लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों इनसे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा और जितने भी प्रश्न बनते हैं यही प्रश्न पूछे जाएंगे, घुमा के पूछ लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है स्खलन, गर्भाधान, शुक्राणु जनन, मूत्र। तो दोस्तों, वृषण शुक्राणु जनन की सुविधा के लिए उदर गुहा के बाहर एक वृषण कोश नामक संरचना में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? शुक्राणु जनन के लिए। शुक्राणु जनन के लिए उदर गुहा के बाहर मौजूद होते हैं वृषण कोश में। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, शुक्राणु जनन के लिए। ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है? बताइए दोस्तों, शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा, उसके बाद में स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा, उसके बाद में स्पर्मेटिड का निर्माण होगा और सबसे अंत में स्पर्मेटोजोआ यानी कि शुक्राणु का निर्माण होगा। यह क्रम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ध्यान रखना इसे और याद रखना। स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले, उसके बाद में स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ यानी कि शुक्राणु का निर्माण। ये शुक्राणु निर्माण का क्रम है, इंपॉर्टेंट करना, ध्यान रखना। क्रम पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न नीट में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण एवं स्राव किसके द्वारा होता है? लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा, नरजनन कोशिकाएं, शुक्राणु कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं? तो दोस्तों एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है लीडिंग कोशिकाएं। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है दोस्तों? लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। वृषण में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है, यानी कि इसका निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट करना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भ्रूण में विकास की प्रक्रिया लगभग 40 सप्ताह तक चलती है, जिसे गर्भधारण अवधि भी माना जाता है। इसके सापेक्ष हृदय का निर्माण लगभग होता है चौथा महीना, चौथा सप्ताह, दूसरा महीना या तीसरा महीना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, चौथा सप्ताह, यानी कि चौथे सप्ताह के अंतर्गत भ्रूण का यानी कि भ्रूण में हृदय का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, हृदय निर्माण की प्रक्रिया होती है। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है? अपशिष्ट निष्कासन, ये इसका कार्य है दोस्तों। पोषक तत्व का स्थानांतरण, ये भी है दोस्तों। मूत्र निर्माण प्रक्रिया, ये प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। श्वसन गैसों का स्थानांतरण, ये भी है, तो इसका राइट आंसर होगा मूत्र निर्माण। ये तीनों कार्य आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पार्श्व के संकेत किस भाग से उत्पन्न होते हैं? केवल प्लेसेंटा, केवल पूर्ण विकसित भ्रूण, प्लेसेंटा और पूर्ण विकसित भ्रूण दोनों से, या मात्र हाइपोथैलेमस से जारी GnRH द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्लेसेंटा और पूर्ण विकसित भ्रूण दोनों के द्वारा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों और पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप ध्यान रखना। पार्श्व के संकेत किस भाग से उत्पन्न होते हैं? प्लेसेंटा और पूर्ण विकसित भ्रूण दोनों से। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। महिलाओं में मासिक धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें दोस्तों गलत कथन का चुनाव करना है। महिलाओं में रज्जोनिवृत्ति के समय गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में अचानक वृद्धि होती है, यह कथन सही है दोस्तों।
मासिक धर्म की पहली घटना को रजोदर्शन कहा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। सामान्य मासिक धर्म के दौरान लगभग 40 मिलीलीटर रक्त नष्ट हो जाता है, ये भी कथन सही है दोस्तों। मासिक धर्म द्रव्य आसानी से थक्का बन सकता है, नहीं दोस्तों, थक्का नहीं बनता है, ये गलत कथन है। तो उपरोक्त तीनों कथन सत्य है दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न में आपको मासिक धर्म से संबंधित 3 पॉइंट याद हो गए, ध्यान रखना इन्हें। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका, गर्भाशय, डिंब वाहिनी या अंडाशय? तो दोस्तों मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्राथमिक यौन अंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे युग्मक जनन में शामिल है, वे हार्मोन उत्पादन में शामिल नहीं है क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है, वे युग्मकों के परिवहन में सहायता करते हैं, वे संभोग में शामिल है। नहीं दोस्तों, प्राथमिक यौन अंग युग्मक जनन में शामिल होते हैं, इसका पहला आंसर सही है। पहला कथन, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन स्रावित करता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट करना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों, घुमा के पूछ लिया जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना आपको। इसका राइट आंसर है ए, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ओके दोस्तों, इन चारों हार्मोनों को आप ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रसव के संकेतों का आरंभ कहाँ से होता है? केवल अपरा से, केवल पूर्ण विकसित गर्भ से, माता के पीयूष ग्रंथि से निकले ऑक्सीटोसिन से, अपरा और पूर्ण विकसित गर्भ दोनों से? तो इसका राइट आंसर होगा डी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा किसका श्रवण किया जाता है? प्रोजेस्टेरोन का, आंत्रश्लेष्म का, ग्लूकागोन का या एंड्रोजन का? तो दोस्तों एंड्रोजन का श्रवण किया जाता है लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन से दिन सामान्य मानव रज्जो चक्र में LH का श्रवण तीव्र होता है, यानी कि जिसे LH सर्ज कहा जाता है? कौन से दिन होता है दोस्तों? 11वें दिन, 12वें दिन या 5वें दिन या 17वें दिन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 14वें दिन। 14वें दिन LH सर्ज की घटना होती है, यानी कि LH हार्मोन का श्रवण तीव्र होता है, LH सर्ज कहा जाता है जिसे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव नर के शुक्रिय द्रव्य में किन दो की भरपूर मात्रा होती है? ग्लूकोज और कैल्शियम, DNA और टेस्टोस्टेरोन, राइबोज और पोटेशियम, फ्रक्टोज और कैल्शियम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फ्रक्टोज और कैल्शियम। ओके दोस्तों, राइट आंसर होगा डी, फ्रक्टोज और कैल्शियम दो भरपूर मात्रा में होते हैं शुक्रिय द्रव्य में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फेलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकट होता है? कीपक, ग्रीवा, तुम्बिका या इस्तमस? तो दोस्तों फेलोपियन नलिका का इनफंडिबुलम या कीपक भाग अंडाशय के सबसे नज़दीक होता है, इनफंडिबुलम भी जिसे बोला जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, ये भी पूछा गया एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानवों में वह कौन सी भ्रूण बाह्य झिल्ली है जिसके द्वारा गर्भाशय के भीतर भ्रूण का शुष्कन नहीं हो पाता? पित्तक कोष, एमनियोन, जरायु या एलेंटोइस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भ्रूण के चारों ओर पाया जाने वाली बाह्य झिल्ली एमनियोन होती है। कौन सी होती है? एमनियोन। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्तनियों में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय का कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है? पित्तक झिल्ली, ग्राफी पुटक, स्ट्रोमा या जनन उपकला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग्राफी पुटक। ग्राफी पुटक एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सर्टोली कोशिकाओं का नियमन पीयूष ग्रंथि के कौन से हार्मोन द्वारा होता है? प्रोलैक्टिन, FSH, GH या LH? तो दोस्तों सर्टोली कोशिकाओं का नियमन FSH के द्वारा किया जाता है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। और प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है दोस्तों स्तन ग्रंथियों के विकास का कार्य करता है, ये भी इंपॉर्टेंट करना दोस्तों। स्तन ग्रंथियों के विकास में कौन सा हार्मोन सहायक है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके दोस्तों, स्तन ग्रंथियों के विकास में, है ना। दो प्रश्न तैयार हो गए, स्तन ग्रंथियों के विकास में प्रोलैक्टिन हार्मोन और
स्तन ग्रंथि के विकास में प्रोलैक्टिन हो गया, और सर्टोली कोशिकाओं का नियमन हो गया FSH के द्वारा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं? जोना पेल्यूसिडा में, कोरोना रेडिएटा में, पित्तक झिल्ली में या परिपित्तक अवकाश में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जोना पेल्यूसिडा में। जोना पेल्यूसिडा में शुक्राणु बंधन के लिए ग्राही उपस्थित होते हैं। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जीवन के किस चरण में अंड जनन आरंभ होता है? यौवनारंभ, जन्म के समय, भ्रूणीय परिवर्धन चरण या वयस्क? जीवन के किस चरण में अंड जनन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको। ओके, अंड जनन की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? भ्रूणीय परिवर्धन चरण में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शिशु के जन्म के समय किस हार्मोन का स्रावन होता है? प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन? तो दोस्तों शिशु के जन्म के समय रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। ओके दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। शिशु जन्म के समय रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उदर गुहा के बाहर वृषण जिस थैली में स्थित होते हैं वह होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वक्षण नहर, वृषणकोश या अधिवृषण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अधिवृषण। अधिवृषण एक थैलीनुमा संरचना है दोस्तों, जो उदर गुहा के बाहर वृषण को आवृत रखती है, यानी वृषणकोश में पाए जाते हैं, और शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रखते हैं तापमान को। इस कारण शुक्राणु जनन की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। ओके दोस्तों, ये जो बताया मैंने, ध्यान रखना इसे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वृषणकोश का तापमान शरीर के तापमान से कितना कम होता है? तो आप ध्यान रखना 2 से 2.5, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 2 से 2.5। एक प्रश्न ये हो गया दोस्तों। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट करवा दूंगा दोस्तों, इनसे बाहर एक भी देखने को नहीं मिलेगा, बने रहना वीडियो के अंत तक। वृषण कोश का क्या कार्य होता है दोस्तों? ये प्रश्न आ गया दोस्तों, देख लेना। वृषण का तापमान, शरीर का तापमान, वृद्धि हार्मोन का स्तर या नर हार्मोन का स्तर? तो दोस्तों वृषण का तापमान बनाए रखने के लिए वृषण कोश का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। वृषण का तापमान कितना कम रखता है दोस्तों? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर के तापमान से कम रखता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वृषण पालिका में होते हैं 3 से 5 शुक्रजनक नलिकाएं, 2 से 6 शुक्रजनक नलिकाएं, 5 से 7 शुक्रजनक नलिकाएं या 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं? तो दोस्तों वृषण पालिका में 1 से 3 तक शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शुक्रजनक नलिकाओं की अंतःपालिका में होते हैं नरजनन कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, ए और बी या अंतराली कोशिकाएं और लीडिंग कोशिकाएं? तो दोस्तों शुक्रजनक नलिका में नरजनन कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं दोनों होती है। इसका राइट आंसर होगा सी। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। जो अभी मैं सेंटेंस बोलने जा रहा हूं आप उसे ध्यान से सुनना। प्रत्येक वृषण में लगभग 200 से 250 तक वृषण पालिकाएं या वृषण जालिकाएं होती है दोस्तों। ओके, वृषण जालिकाएं होती हैं, है ना, वृषण जालिका बोल दो या वृषण पालिका। लगभग 200 से 250 तक वृषण पालिका होती है। प्रत्येक वृषण पालिका में लगभग 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती है, और एक शुक्रजनक नलिका में नरजनन कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं होती है। नरजनन कोशिकाओं का कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना, जबकि सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है दोस्तों? शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कथन बताया, ध्यान से समझना इसको। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं स्तनियों के वृषण में शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है? लीडिंग कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सर्टोली कोशिकाएं। क्या होगा? सर्टोली कोशिकाएं, ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शुक्रजनक नलिकाओं का बाहरी क्षेत्र कहलाता है अंतः आंगुलिक अवकाश, इंटरफेस अवकाश, अंतराली अवकाश या अंध अवकाश? शुक्रजनक नलिकाओं का बाहरी क्षेत्र कहलाता है दोस्तों अंतराली अवकाश। क्या कहलाता है? अंतराली अवकाश, ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शुक्राणुओं के स्थानांतरण का सही पथ है? वृषण जालिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण और शुक्रवाहक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर फर्स्ट ही हो गया।
पहले वृषण जालिका में शुक्राणु बनते हैं, बाद में वृषण जालिका से शुक्र वाहिका में जाते हैं, शुक्र वाहिका से अधिवृषण में, अधिवृषण से शुक्र वाहक में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पथ या मार्ग से संबंधित ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नर मानव में मूत्रीय तंत्र और जनन तंत्र की साझा सीमावर्ती नलिका है। मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनियां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग मूत्रीय तंत्र और जनन तंत्र का साझा सीमावर्ती नलिका है। ध्यान रखना दोस्तों, सॉरी। असत्य युग्म को चुनिए। अंगुली समान प्रक्षेप झालर होती है। अंडवाहिनी का संकरा भाग तुम्बिका, नहीं दोस्तों गलत है, तुम्बिका भाग अंडवाहिनी का चौड़ा भाग है, यही गलत हो गया दोस्तों। इसका राइट आंसर है बी, अंडवाहिनी का संकरा भाग नहीं, अंडवाहिनी का चौड़ा भाग तुम्बिका कहलाता है ना। और अंगुली समान प्रक्षेप झालर, गर्भाशय से जुड़ा हुआ अंडवाहिनी का भाग संकीर्ण पद कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा, ये गलत है दोस्तों, संकरा भाग नहीं चौड़ा भाग तुम्बिका होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गर्भाशय के लिए असत्य है? यह गर्भ भी कहलाता है और इसका आकार उल्टे नाशपाती के समान है। यह कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। यह श्रोणी भित्ति से जुड़े स्नायुओं के द्वारा सहयोग प्राप्त करता है, यह भी सही है दोस्तों। यह गर्भाशय ग्रीवा द्वारा अंडवाहिनी में खुलता है, इसकी गुहा ग्रीवा नाल कहलाती है, यह गलत कथन है दोस्तों। चौथा ऑप्शन है, यह 3 परतों द्वारा आवृत रहता है। परिगर्भाशय, मध्य गर्भाशय, पेशी स्तर और अंतः गर्भाशय, ये 3 परत बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। असत्य कथन को छांटिए। वसीय उत्तकों से बनी गद्दी जो जघन बालों से ढकी रहती है जघन सेल कहलाती है, ये कथन सही है दोस्तों, जघन सेल कहलाती है। योनि के द्वार को ढकने वाली झिल्ली हायमन झिल्ली कहलाती है दोस्तों, जिन्हें हिंदी में योनि छद्म बोला जाता है, ये भी कथन सत्य है। मूत्र द्वार के ऊपर अंगुली समान संरचना भग्ग सेप कहलाते हैं, ये भी कथन सही है। प्रसव के दौरान गर्भाशय भित्ति की तीव्र संकुचन दर्शाना, गर्भाशय अंतःस्त्र का पार्ट नहीं है दोस्तों। गर्भाशय अंतःस्त्र तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र के दौरान टूटता है और रक्त प्रवाह इसी के कारण होता है ना दोस्तों। जबकि प्रसव के दौरान गर्भाशय भित्ति का तीव्र संकुचन होता है मायोमेट्रियम यानी कि मध्य स्तर के द्वारा। ये 2 प्रश्न ध्यान में रखना दोस्तों। अंतःस्त्र होता है, मासिक चक्र के दौरान टूटता है और रक्त का प्रवाह होता है, जबकि प्रसव के दौरान मायोमेट्रियम यानी कि मध्य स्तर में संकुचन होता है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा उत्तक स्तन में उपस्थित मुख्य उत्तक है? चपटे उत्तक, ग्रंथिल, पक्षमाभीय या उपकला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग्रंथिल उत्तक। ग्रंथिल उत्तक स्तन में मुख्य उत्तक होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अनेक स्तन नलिकाएं एक चौड़े स्तन तुम्बिका बनाने के लिए जुड़ती है, जो आगे जुड़ती है चुच्चक या स्तनाग्र से, दुग्ध वाहिनी से, अंडवाहिनी से या अंडाशय से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दुग्ध वाहिनी से। ओके, दुग्ध वाहिनी से। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मादा स्तनधारियों जैसे बंदर, मानव, लंगूर में जनन चक्र कहलाता है अंड चक्र, अंडोत्सर्ग, आर्तव चक्र या जैविक प्रक्रिया चक्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्तव चक्र। क्या होगा? आर्तव चक्र। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अंडोत्सर्ग में LH का तीव्र श्रावण कहलाता है, सॉरी दोस्तों तीव्र श्रावण करता है। ग्राफियन पुट्टिका का फटना, अंड का मोचन, अंडोत्सर्ग या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अंडोत्सर्ग में LH का तीव्र श्रावण होता है तो ग्राफियन पुट्टिका का फटना होता है, अंड का मोचन होता है यानी कि अंडोत्सर्ग होता है, उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न घटनाओं में से कौन सी मानव मादा में अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है? एस्ट्रोजन में कमी, ग्राफियन पुट्टिका का पूर्ण विकास, द्वितीय अंडक का निष्कासन या LH का बढ़ना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन में कमी। यह कथन गलत है, यानी संबंधित नहीं है अंडोत्सर्ग से, जबकि बाकी तीनों कथन अंडोत्सर्ग से संबंधित है। आप ध्यान रखना इन्हें, अंडोत्सर्ग से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आर्तव प्रवाह किसकी कमी से होता है? प्रोजेस्टेरोन, FSH, ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन की कमी से आर्तव प्रवाह होता है। किसकी कमी से? प्रोजेस्टेरोन की कमी से। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके कारण गर्भाशय का अंतःस्त्र एपिथेलियम ग्रंथियां और संयोजी तक टूट जाते हैं? एस्ट्रोजन की कमी, प्रोजेस्टेरोन की कमी, FSH की कमी या FSH की अधिकता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन की कमी।
प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण गर्भाशय का अंतःस्तर, एपिथेलियम ग्रंथियां और संयोजी ऊतक टूट जाते हैं। ओके दोस्तों, किसकी कमी से? प्रोजेस्टेरोन की कमी से। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि स्तनधारियों का अंडाणु निषेचित होने में असफल होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक के घटित होने की संभावना है? पित्तपिंड विघटित हो जाएगा, एस्ट्रोजन का स्रावण आगे कम होगा, प्राथमिक पुट्टिका विकसित होना शुरू हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन का स्रावण तेजी से कम होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पित्तपिंडक विघटित हो जाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से मानव के द्वितीय लैंगिक अंग कौन से हैं? शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शुक्रवाहिनी, यह सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यह सभी। ओके, और प्राथमिक लैंगिक अंगों की बात करें तो राइट आंसर होगा वृषण, जिसमें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव मादा में निषेचन निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? अंडवाहिनी नलिका में, गर्भाशय में, गर्भाशय ग्रीवा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अंडवाहिनी नलिका में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कहाँ होती है? अंडवाहिनी नलिका में। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। हाइड्रा, तारा मछली और प्लेनेरिया संबंधित है? बीजाणुजनन, पुनर्जनन, बडिंग या विखंडन? तो दोस्तों पुनर्जनन से ये तीनों संबंधित है, यानी तीनों पुनर्जनन कर सकते हैं। ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव आर्तव चक्र में पाई जाने वाली श्रवण प्रावस्था को यह नाम भी दिया जाता है एवं वह कितने दिनों तक होती है? पित्तपिंडक प्रावस्था लगभग 6 दिन तक, पुटक प्रावस्था लगभग 6 दिन तक, पित्तपिंड प्रावस्था लगभग 13 दिन तक, या पुटक प्रावस्था लगभग 13 दिन तक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पित्तपिंड अवस्था। कौन सी? पित्तपिंड अवस्था लगभग 13 दिन तक होती है। ओके, ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी ग्रंथि मैथुन क्रिया के दौरान निषेचन में स्नेहन प्रदान करती है? प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, बगसेप या जघनशैल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि शिशन में स्नेहन प्रदान करती है। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बार्थोलिन ग्रंथियां कहाँ पर स्थित होती है? मनुष्य में शुक्रवाह के प्रत्येक तरफ, उभयचर में शिर के दोनों तरफ, पक्षियों के न्यूनीकृत पुच्छ सिरे पर, या मनुष्य में योनि की प्रत्येक साइड में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, मनुष्य में योनि की प्रत्येक साइड में बार्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाती है जो कि शिशन में स्नेहन का कार्य करते हैं, यानी मैथुन क्रिया के दौरान, और बार्थोलिन ग्रंथियां मादा में पाई जाती है योनि की प्रत्येक साइड में। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव मादा में रज्जु स्राव को किसके दिए जाने से आज्ञा को टाला जा सकता है? LH, FSH तथा LH, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का संयोजन, या FSH? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन देने पर मानव मादा में रजस्राव को आगे की ओर टाला जा सकता है। इंपॉर्टेंट करना दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानवों में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद नर जनन कोशिकाएं किसके रूप में विभेदित हो जाती हैं? प्राथमिक प्रशुक्राणुजन, द्वितीय प्रशुक्राणुजन, प्रशुक्राणु, या शुक्राणुजन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा द्वितीय प्रशुक्राणुजन के रूप में विभेदित हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानवों में शुक्रिय प्लाज्मा में क्या होते हैं? फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम तीनों ही भरपूर होते हैं। फ्रक्टोज और कैल्शियम तो भरपूर होते हैं मगर एंजाइम नहीं होते। फ्रक्टोज तथा कुछ एंजाइम तो भरपूर होते हैं मगर कैल्शियम बहुत ही कम होते हैं। ग्लूकोज और कुछ एंजाइम तो भरपूर होते हैं मगर कैल्शियम नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, फ्रक्टोज और कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में होते हैं लेकिन एंजाइम नहीं होते। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव मादा में गर्भ निष्कासन प्रतिवर्त किसके द्वारा प्रेरित होता है? देखो दोस्तों यही प्रश्न पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं हम, और ये फिर से एक नई एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, इसी रूप में पूछा गया था, तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। घुमा के पूछ लिया जाएगा लेकिन इन प्रश्नों से बाहर नहीं पूछेंगे, आप इनको ध्यान से देखना और समझना। स्तन ग्रंथियों का विभेदन होने से
पूर्ण विकसित भ्रूण एवं अपरा से उल्ब तरल द्वारा दाब पड़ने पर पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के विमोचन से। तो दोस्तों मानव मादा में गर्भ निष्कासन प्रतिवर्त होता है पूर्ण विकसित भ्रूण एवं अपरा से। इसका राइट आंसर होगा बी। ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मनुष्य के अंडे होते हैं अपितकीय, लघु पितकीय, मध्य पितकीय या वृहद पितकीय। तो दोस्तों अपितकीय होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अंडाशय से अंडा मुक्त होता है द्वितीय अंड अवस्था में, प्राथमिक अंडक अवस्था में, डिंबाणु जनन अवस्था में, परिपक्व अंड अवस्था में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों द्वितीय अंड अवस्था में। ओके, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ध्यान रखना। द्वितीय अंडक अवस्था में अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जनदों का विकास भ्रूणीय एक्टोड्रम से होता है, एंडोड्रम से होता है, मीजोड्रम से होता है, मीजोड्रम व एंडोड्रम दोनों से होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मीजोड्रम। क्या होगा? मीजोड्रम। मध्य जनन स्तर से जनदों का विकास होता है। इंपॉर्टेंट करना दोस्तों, सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से देखना, समझना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? शुक्राणु, अंडाणु, न्यूरॉन्स या ओस्टियोब्लास्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अंडाणु। अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं? अधिवृषण, शुक्रवाहिका, मूत्राशय, वासा एफरेंस। तो दोस्तों अस्थायी रूप से शुक्राणु रखे जाते हैं अधिवृषण में। कहाँ रखे जाते हैं? अधिवृषण में अस्थायी रूप से शुक्राणु को रखा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसे कहते हैं एकलिंगी, द्विलिंगी, लैंगिक द्विरूपता या उभयलिंगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लैंगिक द्विरूपता। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि या एक और तीन दोनों। तो दोस्तों नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है प्रोस्टेट और कॉपर दोनों। ओके दोस्तों, कॉपर को बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रज्जोचक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि है कार्पस ल्यूटियम, पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि या पीनियल काय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि रज्जोचक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि है, जबकि कार्पस ल्यूटियम एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अनिषेक जनन प्रक्रिया में क्या होता है? निषेचन से पूर्व शुक्राणु मर जाता है, अंड एक शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है, कृत्रिम निषेचन होता है या बिना निषेचन के अंडे का विदलन होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी। अनिषेक जनन में बिना निषेचन के अंडे का विदलन होता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शुक्राणु जनन में स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणु की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4, क्योंकि दोस्तों एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। कितनों का निर्माण होता है दोस्तों? 4 का। 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। ओके, ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्षमतायन यानी कि शुक्राणु क्रियाशील होकर अंड में प्रवेश कहाँ होता है? वृषण जालिका में, अधिवृषण में, शुक्रवाहक में या मादा जनन क्षेत्र में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, मादा जनन क्षेत्र में क्षमतायन होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण होने तक नहीं होता है? गर्भाशय में आरोपण, निषेचन, जन्म या यौवनारंभ। तो दोस्तों निषेचन से पूर्व, निषेचन के पूर्ण होने तक अर्धसूत्री विभाजन सेकंड नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नीट में पूछा गया है, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्तनियों का ब्लास्टुला कहलाता है ट्रोफोड्रम, ब्लास्टोसिस्ट, पेरीब्लास्टुला या कोई नहीं। तो दोस्तों स्तनियों का ब्लास्टुला कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। ओके, ध्यान रखना दोस्तों।
देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अंड जनन की किस अवस्था में मानव अंडाशय से अंडा मुक्त होता है? प्राथमिक oocyte, द्वितीय oocyte, उटिड या उगोनिया? तो दोस्तों मानव अंडाशय से अंडा मुक्त होता है प्राथमिक oocyte से। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, प्राथमिक oocyte से अंडा मुक्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शुक्राणु के एक्रोसोम भाग का निर्माण किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी का या ईआर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम के द्वारा एक्रोसोम भाग का निर्माण होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फैलोपियन नलिका की भीतरी सतह पर पाए जाने वाला उपकला ऊतक कौन सा है? पक्षमाभीय, सल्की, घनाकार या ग्रंथिल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, पक्षमाभीय उपकला ऊतक फैलोपियन नलिका की भीतरी सतह पर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव भ्रूण की 32 कोशिका अवस्था क्या कहलाती है? मोरूला, ब्लास्टुला, न्यूरुला या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों 32 कोशिकीय मान लो या 64 कोशिकीय, राइट आंसर होगा ब्लास्टुला। दोनों का आंसर होगा ब्लास्टुला। 32 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? ब्लास्टुला। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ब्लास्टोपोर किस में पाया जाता है? मोरूला में, न्यूरुला में, गेस्टुला में या ब्लास्टुला में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ब्लास्टुला में ब्लास्टोपोर पाए जाते हैं। ब्लास्टोपोर मतलब कोरक छिद्र ब्लास्टुला अवस्था में पाए जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। 16 कोशिका युक्त ठोस अवस्था का भ्रूण कहलाता है? गेस्ट्रुला, ब्लास्टुला, न्यूरुला या मोरूला? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोरूला अवस्था। 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? मोरूला अवस्था कहलाती है। ये ध्यान रखना आपको दोस्तों। 16 कोशिकीय अवस्था मोरूला अवस्था, 32 कोशिकीय अवस्था ब्लास्टुला अवस्था कहलाती है। ओके, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। भ्रूणीय विकास के समय कौन सी जनन परत का निर्माण सर्वप्रथम होता है? एक्टोड्रम, मिजोड्रम, एंडोड्रम, ए और सी दोनों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एंडोड्रम। भ्रूणीय विकास के समय एंडोड्रम जनन स्तर का निर्माण सबसे पहले होता है। ओके दोस्तों, किसका निर्माण होता है सबसे पहले? एंडोड्रम का। इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मनुष्य में संतति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अंडाणु का आकार, शुक्राणु का आकार, माता का लिंग गुणसूत्र या पिता का लिंग गुणसूत्र? तो दोस्तों संतति का लिंग निर्धारण किया जाता है पिता का लिंग गुणसूत्र के द्वारा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल है। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, वृषण में, किडनी में या अधिवृषण में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है किडनी में, सॉरी दोस्तों वृषण में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। क्या कार्य करती हैं? पोषण। ओके दोस्तों, इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि शुक्राणुओं को कौन सी कोशिकाएं पोषण प्रदान करती है? सर्टोली कोशिकाएं। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 25 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट और 25 प्राथमिक oocyte से क्रमशः बनते हैं 100 शुक्राणु और 50 अंडाणु, 50 शुक्राणु और 25 अंडाणु, 100 शुक्राणु और 100 अंडाणु या 100 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु? दोस्तों एक प्राथमिक oocyte से केवल एक अंडाणु बनता है, तो 25 अंडाणु बनेंगे दोस्तों। कितने बनेंगे? 25 अंडाणु। और एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है दोस्तों, तो 25 से हो गए 100 शुक्राणु का निर्माण। इसका राइट आंसर होगा डी। इससे ध्यान रखना दोस्तों, एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु का निर्माण और एक प्राथमिक oocyte से एक अंडाणु का निर्माण। ओके, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा गया एग्जाम में, पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना इसे। भ्रूण की प्रथम गतियां तथा उसके शीर्ष पर बालों का प्रकट होना गर्भाशय के प्राय किस महीने में पाए जाते हैं? 5वां महीना, 6ठा महीना, 3रा महीना, 4था महीना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सीधा सिंपल 5वां महीना। 5वें महीने में भ्रूण की प्रथम गतियां होने लगती है, उसके सिर पर बाल आने लगते हैं। ओके दोस्तों,
देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विदलन के लिए सत्य कथन है। भ्रूण का आकार बढ़ना, कोशिकाओं का आकार घटना, कोशिकाओं का आकार बढ़ना और भ्रूण का आकार घटना। दोस्तों ये प्रश्न कन्फ्यूजन प्रश्न है, तो आप ध्यान रखना इसे, नीट में कई बार पूछा गया है ये। इसका राइट आंसर होगा कोशिकाओं का आकार घटता है। विदलन का यह सत्य कथन है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा बी। ओके दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों BRD साइंस पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक वाइज और भी मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करवा चुका हूं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करना और उन टॉपिक्स वाइज प्रश्नों को देखना। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखना और बताना कैसा इस तरह प्रश्नों का। ओके तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अति महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।